बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल हुआ। इसमें पहला एक्शन हुआ है। पुलिस ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवी के खिलाफ दरभंगा के सिमरी थाने में मामला दर्ज हुआ। रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने दरभंगा से पकड़ा है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिजवी दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दरभंगा पुलिस ने कल इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। तो कल दरभंगा में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दरभंगा के सिंहवाड़ा के भोपुरा इलाके का रहने वाला है ये रिजवी। पीएम मोदी के लिए अब शब्द कहे, मंच से कहे, एक बार नहीं, एक बार हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, एक बार गलती से भी बोली जा सकती है, लेकिन बार बार ना सिर्फ माइक से बोला गया, नारे लगाए और नारे लगवाए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द, उनकी माताजी के लिए जब इस दुनिया में है भी नहीं, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने इस गालीबाज के लिए ना तो इसका खंडन किया, ना इसकी आलोचना की और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडो जापान समिट में बोल रहे हैं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्यों के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है
साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। हमारे रिफॉर्म्स केवल टैक्स प्रणाली तक सीमित नहीं है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग,
बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान्स पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबा जी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, वो जापान के दौरे पर हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत की अप्रोच रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की है और निवेश के लिए इस वक्त भारत सबसे उपयुक्त जगह है।
यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता दोनों है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान के दौरे में अपने संबोधन के दौरान कही। जहां तक टैलेंट की बात है, भारत टैलेंट का पावर हाउस है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल भारत, रूस और चीन ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो एक नया ग्लोबल पावर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या टोक्यो से टैरिफ का नया तोड़ निकाल पाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे? क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को विचलित कर रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और फिर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के गालीबाज नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये मुद्दा बिहार में सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार में कई शहरों में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी आज पटना में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली है। बीजेपी का ये प्रदर्शन कुर्जी स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम तक निकाला जाएगा। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे फिजूल का मुद्दा बताने में लगी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी को उजागर कर रही हैं, इसलिए भटकाने के लिए ये सब फिजूल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि ये मुद्दा भी कांग्रेस के मंच से ही उठाया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के झंडे थे, कांग्रेस के बैनर थे और उसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी को उनकी स्वर्गीय माताजी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अब इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है और ये डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री आज महिलाओं का दिन है। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दे रहे हैं और दूसरे तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मां और बहनों की रक्षा के लिए उनके रोजगार की चिंता कर रहे हैं। फर्क साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, एक तरफ जहां गाली देने का काम माताओं को किया जा रहा है, दूसरे तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को मैं विशेष बधाई देता हूं। अब खबर संभल से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर शहर में आज सुरक्षा कड़ी है। कल संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी चेंज से लेकर 15 बार हुए दंगों के डिटेल भी शामिल हैं। आजादी के वक्त जिस संभल सिटी में 45% हिंदू थे, वहां अब मात्र 15% हिंदुओं की आबादी बची है। साजिश के तहत 78 साल में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में सिर्फ 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी घटती गई। संभल में अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने पैर पसारे। अब संभल की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। सपा ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर संभल में आतंकी एक्टिविटी रही तो सरकार ने क्यों नहीं लगाम लगाया। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने आरोप लगाया कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ सामने लाया जा रहा है। जो परसेंटेज दिखाई जा रही है उसे आप क्या कहते हैं? 15%। देखिए मैं इस रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता। मुझे डाउट है कि इनके आंकड़े जो हैं वो सही नहीं है। संभल में हमेशा से हमने जब से होश संभाला है
हमें तो ये मालूम है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। तो इस तरह के आंकड़े देके एक हिंदू मुसलमान करना अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इसका तस्दीक की जाए, पिछली जनसंख्या से कंपेयर किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। देखिए, अगर आतंकवादी लोग हैं वहां पर तो ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है। हमारे पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, अगर आतंकवादी हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, उन्हें जेलों में डालें। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक निडर और निर्भय माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की है। ऐसे आतंकवादी संगठनों को अगर उनकी एक्टिविटीज इस तरह की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें मैं और आप कसूरवार थोड़ी हैं। आयोग, भारत सरकार और प्रदेश सरकार किस तरह के नफरती हथियारों का उपयोग कर रही है, ये देश में जग जाहिर हो चुका है। सांसद के क्या क्या खोजे जाने लगे, कहीं जमीन खोजे जाने लगी तो घर ढहाने जाने लगा, तो फिर जांच रिपोर्ट, न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गई। बहुत तो जांच रिपोर्टें हैं, इतना जल्दी क्यों नहीं आती? वोट चोरी में ये सरकार फंस चुकी है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे, मीडिया की खबर बनाने के लिए ऐसी रिपोर्टें आते रहेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित रिपोर्ट पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हथियार ये जांच रिपोर्ट और इनके हथकंडे हैं। अभी बर्क साहब भाजपा ज्वाइन कर लेना, अभी तुरंत उनके सारे पाप धुल जाएंगे। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि दंगे की साजिश में शामिल किसी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ये भी तय करेगी कि जिन लोगों ने हिंसा के जरिए हिंदुओं को डराकर संभल से पलायन करने पर मजबूर किया है, उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है ये क्या बता रही दंगों? देखिए, न्यायिक जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, इसमें पूरी तरह से दंगा सुनियोजित था। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद और मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी थी, उन्होंने घोषणा करके, सार्वजनिक रूप से घोषणा करके लोगों को एकत्र किया, दंगा फसाद के लिए उकसाया और इसके बाद लाइन ऑर्डर के लिए बड़ी एक घटना हुई वहाँ पर। न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद हम हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और किसी को भी कानून से छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं है। और संभल का इतिहास अगर आप नज़र डालेंगे, हमने पूरा अध्ययन कराया है। आज़ादी के बाद से लगातार जो भी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की रही हों या समाजवादी पार्टी की, वहाँ हिंदुओं पर लगातार अत्याचार अनाचार हुए हैं। हिंदू आबादी आज़ादी के समय वहाँ लगभग 45% थी, आज 15% रह गई है। बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने पड़े, अपने घर उनको छोड़ने पड़े, दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट होना पड़ा है। और केवल उस समय की जो सरकारें थीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, उन लोगों ने हिंदुओं का संरक्षण नहीं किया, उनकी कानूनी मदद नहीं की, उन पर अत्याचार अनाचार होते रहे उनके। और अब बात करेंगे मराठा आंदोलन पर नए महाभारत की। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे आजाद मैदान पहुंच गए हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुए हैं। मराठा समाज की मांग है कि मराठों को कुणबी के तौर पर मान्यता दी जाए ताकि उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सके। दिखाई दे रहा है, यह मुंबई का सबसे प्रमुख चौक है, जहां इस वक्त हमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस चौक पर, और यहां पर जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल की एंट्री हुई, ये पूरा परिसर छत्रपति शिवाजी महाराज के नारों से गूंज उठा है। यहाँ पर जो मराठा कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है तब तक उनका यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। जिस जगह को आप इस समय देख रहे हैं, ये जो भगवा जनसागर यहाँ दिखाई दे रहा है, यह मुंबई का सबसे प्रमुख चौक है, जहाँ पर रोजाना हजारों गाड़ियाँ गुजरती है। लेकिन आज
हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मराठा कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में मराठा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं ताकि उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण मिल सके। इसी के साथ बॉम्बे गैजेट, हैदराबाद गैजेट और सतारा गैजेट को लागू किया जाए। जरांगे पाटिल का कहना है कि इस गैजेट के जरिए जितने भी मराठा समाज के लोग हैं उन्हें कुणबी कंसिडर किया गया है और सभी मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा उनकी एक और प्रमुख मांग है कि पिछले बार आंदोलन के दौरान जिन मराठा कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए उन सभी मामलों को पीछे लिया जाए। तो ये 3 प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर पहुंचे हैं। हर तरफ आप देखिए किस तरह से सभी के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा है और बड़े बड़े पोस्टर है मनोज जरांगे पाटिल के। मुंबई पुलिस ने सिर्फ 1 दिनों की इजाज़त दी है आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन की, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी आए हैं, इस आंदोलन के आयोजक है, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।